गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे इसमें हम खाते बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है और कौन कौन से पार्टीज इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसका मतलब क्या है। Meaning of bills of exchange. According to the Negotiable Instrument Act 1881, the bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the bearer of the instrument. बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें ऐसा है, देखो मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लेते हैं जैसे कि अभी आपको मार्केट से कोई सामान लेना है, किसी भी दुकान में आप चले गए, तो आप क्या करोगे, आपने सामान लिया, उसके बदले में क्या दे दिया, ये पैसे दे दिए। ठीक है ना, जितने का सामान है उतने के पैसे आ गए। ठीक है, ये आप दुकान में गए, आपने सामान लिया, 10 रुपए का था, 20 रुपए का था, 100 रुपए का था, 200 रुपए का था, आपने सामान लिया, उसके बदले में पैसे दिए और जितने बचेंगे वो आपको वापस आ जाएंगे। अगर 500 का है तो 500 के ही वो हो जाएंगे, चाहिए तो ले लो, अगर ले सकते हो तो तुम्हारे। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता है। ठीक है ना, अब वो जेब में लेके तो घूमेगा नहीं करोड़ों रुपए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं होते हैं अकाउंट में या उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जैसे कि मैं एक कार ओनर हूँ, मतलब मेरी एक कार कंपनी है जिसमें मैं कार बनाता हूँ, तो उसमें टायर भी चाहिए होंगे। तो मैं टायर वाली कंपनी, जैसे कि आप लोग आप टायर बनाते हो, तो मैं आप लोगों के पास आ सकता हूँ। ठीक है ना, कि भाई मैं एक कार बना रहा हूँ जिसमें मुझे इस तरीके के टायर चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, कितनी टायर चाहिए। तो मान लेते हैं मैंने 20 कार का आपको टायरों का ऑर्डर दे दिया। अब 20 कार के टायरों का ऑर्डर जब मैंने आपको दिया तो लाखों में जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पे नहीं है अभी उतना पैसा। तो आप क्या करोगे, एक बिल साइन करके दे दोगे, वो भी मेरे नाम पे। अब मेरे से बोलो कि भाई इस डेट पे इतने बजे तक आप लोगों को मेरे को ये पैसा चुकाना होगा। ठीक है, तो वो बिल आप मेरे को दे दोगे और फिर उसके बाद जब भी वो टाइम आएगा, बिल की ड्यू डेट जब आएगी, उस दिन मैं आपको पैसे चुका दूंगा। तो यहाँ पे वो बिल ने कैसे काम किया, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह उसने काम किया। मतलब जैसे कि हमारा ये 500 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट जो है, ये काम जैसे करते हैं क्योंकि नेगोशिएबल है। ठीक है ना, कि मतलब हम इन चीज़ों से, इन पेपरों से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप पे पैसा नहीं है और वहाँ पे आपके पास एक बिल आपको बना के दे दिया जाए, तो वो भी वहाँ पे ऐसा पैसों की तरह काम कर रहा है कि अभी पैसे नहीं है बट बाद में जब आ जाएंगे तो हम आपको पे कर देंगे, ये हम वादा करते हैं। क्लियर है, तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में साफ साफ बता रखा है कि किन किन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, उसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर से मतलब क्या है, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने कुछ बोल दिया और ये, जैसे आपने मेरे को बिल बना के दे दिया कि भाई ये हिमांशु सर आएंगे और 2 तारीख को मेरे को इतने पैसे दे देंगे, बात खत्म। ठीक है ना, सीधा साधा आपने लिखा और सीधी बात करी, नो बकवास करी और सीधे आपने मेरे को बिल थमा दिया, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। अब ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया 2 तारीख को सर आएंगे, इतने का इतने बजे से इतने बजे तक, अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं इनके ऊपर कोर्ट केस कर दूंगा, कंडीशन डाल दिया आपने। ठीक है, और अगर उसके बाद भी नहीं दिए तो उस पर प्रतिदिन इतना इंटरेस्ट में जोड़ता रहूंगा इस तरीके से। तो कोई कंडीशन नहीं रखनी है उसमें। ठीक है ना, अगर आपने उसमें कोई कंडीशन डाल दी है तो यानी कि वो अनकंडीशनल हो गया ना, कंडीशनल ऑर्डर हो गया। तो आपको क्या करना है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर उसमें लिखना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। साइंड बाय द मेकर, मेकर उसमें साइन करेगा, डायरेक्टिंग अ पर्सन, सर्टेन पर्सन, जिस कोई जो पर्सन आ रहा है जिसको देना है उसी के लिए है, सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तो वो सर्टेन पर्सन को दोगे आप कि भाई इसको इतने बजे तक ये पैसा देना है, ओनली टू, उसी को, और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिसके हाथ में वो बिल है। ठीक है ना, जो बेयर कर रहा है उसको देना है। हो सकता है आप उस दिन ना हो, मैं आपको पैसे देने आऊँ, आप उस दिन ना हो, तो आपका भाई, आपके फादर मदर जो भी होंगे वहाँ पे वो है, तो मैं उनके हाथ में वो बिल है, तो मैं देखूंगा भाई इनके हाथ में बिल है, मैं उन्हीं को पैसे दे दूंगा, साइन करवा दूंगा और अपना रिसिप्ट लेके चला जाऊंगा।
सिंपल, क्लियर। तो ये था इसका मीनिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। अब हम पागल तो है नहीं कि लिया बिल लो वही एक्सचेंज कर लो, बात खत्म हो गई। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा बिल जिसकी वजह से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। आपके पास पैसे नहीं थे, उसने आपको बिल बना के दे दिया, बिल बना दिया और आपको अब पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां भी बिल आता है। तो एक ऐसा बिल जिसकी वजह से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स पेबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल एक ऐसा बिल जिसकी वजह से आपको पैसे आने वाले हैं। तो दुकानदार यानी कि जो रेस्टोरेंट वाला है वो जब आपको बिल दे रहा है तो उसके लिए वो BR हो गया, ठीक है ना। और आपके लिए वो बिल पेबल यानी कि BP हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर क्या है। अब भाई हर चीज के फीचर होते हैं, आप इंसान हो आपके फीचर हैं, आपका नाक मुंह सब है आपके पास, वैसे ही यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या फीचर होंगे वो देखेंगे। सबसे पहला है मस्ट बी इन राइटिंग, भाई लिखित में होना चाहिए। ऑब्वियस ये बात है, मुंह जबानी बोलिए, प्रशांत ने मना कर दिया, क्या कर लोगे, ठीक है ना। मैंने मुंह जबानी बोला था कि भाई 20 लाख के टायर बट रहे हैं, चलो मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो बाद में इसने बोला ठीक है कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन बाद में बोला इंटरेस्ट भी दो, तो मैं कहाँ से क्या करूंगा। तो इसीलिए फीचर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला है मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए। ऑर्डर टू मेक पेमेंट, इसमें ये होना चाहिए कि भाई मैं हाँ हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको इतने बजे इस दिन को पैसे दे देंगे। ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें कि हाँ अगर ये आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं इनका घर ले लूंगा, या इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इस पे इतना ब्याज लगा दूंगा, या कुछ भी, ठीक है ना, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें। मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट, जो बना रहा है वो साइन करेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, जो पेमेंट होनी चाहिए वो सर्टेन होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई पॉइंट इतना इतना अप्रोक्सीमेट लगा लो, ऐसा कुछ नहीं। भाई 10 लाख मांगे तो 10 लाख ही लिखोगे, ये नहीं कि 10 लाख एंड सो ऑन, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना, सीधे जो अमाउंट है वही लिखेंगे। डेट ऑन विच पेमेंट मेड ऑल्सो बी सर्टेन, और जिस दिन पेमेंट की डेट है वो भी सर्टेन होनी चाहिए, ये नहीं कि आफ्टर 15 कभी भी दे देना, या 15 to 20 के बीच में कभी भी दे देना, नहीं, 15 है तो 15, 16 है तो 16, डेट सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, बिल ऑफ एक्सचेंज किसको, एक सर्टेन पर्सन को ही पे होगा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ होगा, या फिर जो उसका बेयरर होगा जिसके हाथ में बिल होगा उसको देंगे। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, और वो स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है, उसमें सील होनी चाहिए। तो ये रहे इसके फीचर। सबसे पहला लिखित में होना चाहिए, उसमें ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ भाई पेमेंट करना है, पेमेंट जो होगी वो अनकंडीशनल होगी, ठीक है ना। जो मेकर है बिल का वो क्या करेगा, उसको साइन करेगा। पेमेंट सर्टेन होनी चाहिए, सर्टेन अमाउंट उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि हाँ भाई इतने पैसे देने हैं, बात खत्म। और उसमें डेट भी मेंशन होनी चाहिए कि इतनी तारीख को लोग पेमेंट करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, बिल्स जो है वो सर्टेन पर्सन को पे किया जाएगा और वो स्टैम्प्ड होगा, क्लियर, मतलब स्टैम्प लगी होगी। ये हो गया इसका फीचर। अब देखते हैं इसमें पार्टीज कौन कौन सी इंक्लूडेड रहती है। ये इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टीज होती हैं वो होती हैं हमारी, एक तो है ड्रॉर और एक है ड्रॉई। ड्रॉर कौन है, जो बिल बनाता है, और ड्रॉई कौन है, जो बिल पे करेगा, ठीक है ना। तो एक है ड्रॉर जो बिल बनाएगा और एक है ड्रॉई जो बिल पे करेगा, क्लियर। तो इसमें ये दो पार्टीज इंक्लूडेड रहती हैं। अब इसमें आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेज क्या हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहला फ्रेमवर्क फॉर रिलेशनशिप्स। अब भाई ये एक फ्रेमवर्क बना देता है, कैसे हेल्प करता है भाई, कोई भी अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है ना, हर टाइम आपके पास पैसा नहीं होता, बट इसके थ्रू आप काम करवा सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि भाई इतने टाइम बाद ये पैसे दे देगा, तो यानी कि उसको देने पड़ेंगे, नहीं तो आगे से उसको कोई और नहीं करेगा ना, बिल नहीं बना के देगा, तो इसलिए वो उस काम को बनाए रखता है, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें सर्टेनिटी रहती है कि भाई ये टर्म्स और कंडीशन है, इसको फॉलो करना है, बात खत्म हो गई। कन्वीनियंट मीन्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कन्वीनियंट है, भाई अभी पैसा नहीं है, बिल बना के दे दो, कुछ टाइम बाद वापस कर दूंगा, बात खत्म। एक प्रूफ भी है और ये गवर्नमेंट की स्टैम्प भी लगी होती है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती। कंक्लूसिव प्रूफ, एक प्रूफ के तौर पे काम आता है। इजी ट्रांसफरेबिलिटी, आसानी से आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। अब ट्रांसफर से क्या मतलब है भाई, अब ट्रांसफर से ये मतलब है
कि मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे को ना कार के टायर लगवाने हैं और आप मेरे को टायर दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल बना के दे देना। आपने मेरे को बिल बना के दे दिया, ठीक है। कितने का बिल बनाया, मान लेते हैं 2 लाख या 5 लाख का आपने बिल बना के दे दिया, क्लियर। अब आपने मैंने आपको पैसे देने हैं 5 लाख रुपए। अब क्या हुआ, आपने भी किसी को 5 लाख रुपए देने थे, ठीक है ना, आपने मेरे को बिल तो बना के दे दिया, बट आपने किसी को 5 लाख रुपए देने थे, तो वो बंदा भी आपके पास आ गया, हाँ भाई मेरे 5 लाख रुपए दो। तो आप क्या करोगे कि भाई आप उसको बोलोगे ये रहा एक बिल जो कि हिमांशु सर ने पे करना है इतनी तारीख को, तो तुम मुझसे ना लेके डायरेक्ट उस तारीख को हिमांशु सर के पास चले जाना और ये बिल दिखाना, सर आपको पैसे दे देंगे। तो इजी ट्रांसफरेबिलिटी है, मतलब जैसे हम पैसे को एक्सचेंज कर लेते हैं, हाँ भाई ये तुम्हारे बात खत्म, ऐसे ही बिल्स को भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, पैसों की जरूरत वहां पड़ती नहीं, बस एक वादा है कि हाँ भाई मैं ये पैसे चुकाऊंगा, क्लियर। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक सेकेंड। आज हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा मीनिंग क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, दूसरा उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है ना, तीसरा उसमें पार्टीज कौन कौन सी इंक्लूडेड रहती हैं, और चौथा कि भाई उसमें हमारे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। कल पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हम इसमें अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करना, वैसे नोट्स मैंने आप लोगों को पहले से ही प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, जो भी नोट्स हैं उन सब से एक बार रिवीजन हो जाएगा, और इसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है फिर हम वो आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।